हेलो। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट लेखांकन का परिचय। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले एक चेतावनी ये है कि आप नोट्स ज़रूर साथ में रखें, ठीक है ना। चलिए, और पिछले लेक्चर में के शुरुआत में बारिश होने की वजह से थोड़ा सा शोर आ गया था, तो परेशान ना हो। बाकी पूरे वीडियो ठीक है, उसमें आवाज़ क्लियर है। तो हमें अब पढ़ना था पुस्तपालन या बही खाता, बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन? बुक कीपिंग। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर पुस्तपालन के अर्थ से। क्या लिखा हुआ है देखें ज़रा। पुस्तपालन का अंग्रेजी में अर्थ क्या है? बुक कीपिंग, ठीक है। फिर ये दो शब्दों से मिलके बना है, बुक प्लस कीपिंग। बुक का मतलब क्या होता है? वही डायरी जो बिजनेसमैन वो किराने की दुकान में जो रजिस्टर रखता है ना, डायरी रखता है ना, ये वही बुक्स है, कुछ अलग नहीं है ना। और कीपिंग मतलब रखना, मतलब कि आपने अपने व्यापार के हिसाब किताब के लिए कुछ रजिस्टर डायरी रख रखी हैं, ठीक है। उनमें आप हिसाब किताब लिखते हैं। इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वहियाँ बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो बुक कीपिंग का अर्थ है बुक, किताबें, वहियाँ रखने से, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? पुस्तपालन वह कला व विज्ञान है। कला और विज्ञान दोनों। सबसे पहले तो कला क्या होता है ये जाने, और विज्ञान क्या होता है ये जाने। कला क्या चीज़ है? जो बार बार प्रैक्टिस करके, सेम चीज़ को प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस से हासिल होती है, वो होती है कला, ठीक है। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान मतलब जो पहले से ही बने हुए सिद्धांत हैं, नियम कानून हैं, ठीक है, उनके हिसाब से जब काम करना पड़ता है, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या? विज्ञान। या फिर जो कारण और परिणाम पर ध्यान देता है, वो कहलाता है विज्ञान। मतलब पहले से जो सुव्यवस्थित प्रणाली है उसके हिसाब से काम करना विज्ञान है, और उसी प्रणाली में अपने एक्सपीरियंस, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से उसको इम्प्रूवमेंट करना, वो कला है। तो पुस्तपालन कला भी है और विज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि लेखांकन की जो सुव्यवस्थित प्रणाली है उसके हिसाब से करना है हमें काम, इसकी वजह से वो विज्ञान है। और हमारे एक्सपीरियंस से भी हम जिन व्यवहारों को इसमें लिखने वाले हैं, व्यवहार मतलब क्या कहलाते हैं? लेन देन, मतलब कि जो भी माल खरीदा गया, बेचा गया, पैसा आया, पैसा गया, आय इनकम हुई, कुछ खर्चे हुए, ठीक है, ये सब क्या है? व्यवसायिक या व्यवहारिक सौदे कहलाते हैं, या फिर लेन देन कहलाते हैं। इनको हमें अपनी कला के अनुसार किस तरीके से लिखा जाएगा, ये लिखना ही क्या कहलाता है? पुस्तपालन या बही खाता बनाना कहलाता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि पुस्तपालन वह कला एवं विज्ञान है जिसके अनुसार समस्त व्यवसायिक लेन देन या फिर व्यापारिक लेन देन को नियमबद्ध, स्पष्ट रूप से, नियमित तरीके से पुस्तकों में लिखते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। व्यावसायिक लेन देन को हमें लेखांकन के जो सिद्धांत या नियम हैं उनको लिखना है, और नियमित मतलब कंटिन्यू, रोज़ाना, ठीक है, लिखना है उनको। फिर आगे क्या है? पुस्तपालन या इसको हम बही खाता भी बोलते हैं, और रखे गए अभिलेखों या वहियों से लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाने में सहायता मिलती है। तो हमारा मेन उद्देश्य तो वही बनाना है। हमारा मेन उद्देश्य ही व्यापार में कितना लाभ हुआ या हानि हुई ये निकालना है। उसके लिए हमें बनाना होता है क्या? लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता बनाने में ये सहायक होगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, और अंत क्या है? लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, जिससे हमें व्यापार की स्थिति का पता चलेगा, ठीक है ना। फिर आगे क्या है? पुस्तपालन के अंतर्गत निम्न में लेखा किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ों में? यहाँ पर दिया हुआ है तो जर्नल, फिर क्या दिया हुआ है? खाता बही, फिर क्या है आगे? रोकड़ बही, फिर आगे है अन्य सहायक वहियाँ, ठीक है, अन्य सहायक वहियाँ।
इनमें हमें लेखा करना होता है। मतलब कि जो व्यापारिक व्यवसायिक सौदे लेन देन हैं उनको हमें लिखना है। अब वही सुनकर आप कंफ्यूज ना होइए, वही मतलब वही वो ही रजिस्टर होते हैं जो अपन ने दुकान में हिसाब किताब के लिए रखे थे। ठीक है, हमें जर्नल बनाना होगा। आगे देखेंगे कि जर्नल क्या होता है, कैसे बनाना होता है। अभी केवल नाम याद रख लें कि ये चीज़ें पुस्तक पालन के अंतर्गत आती हैं, हमें बनानी होती हैं, इनमें लेखा करना होता है। जर्नल में, खाता बही में, रोकड़ बही में और अन्य सहायक और भी बहियाँ हैं, उन सब में हमें लेखा करना है। धीरे धीरे आगे आपको पता चलेंगी ये क्या होती हैं। ठीक है ना। हम बात करें पुस्तक पालन की परिभाषा की, तो R.N. कार्टर के अनुसार क्या है, पुस्तक पालन हिसाब की पुस्तकों में, मतलब वहियों में जिनमें हम हिसाब लिखते हैं, उन पुस्तकों में मुद्रा तथा माल के हस्तांतरण, मुद्रा और माल, मुद्रा मतलब पैसा, जाना या आना, ठीक है। हस्तांतरण मतलब क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र होना, ठीक है। तो हम जैसे माल खरीदते हैं तो पैसा दे रहे हैं और माल आ रहा है हमारे पास। जब हम माल बेचते हैं तो क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है और माल हमारे पास से चला गया। अब सर ये माल क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। ठीक है, जो मैंने वीडियो व्हाट इज़ कॉमर्स बनाया था उसमें मैंने गुड्स के बारे में बता दिया था ये क्या होता है। शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं। गुड्स मतलब क्या, जिस चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि एक किराने की दुकान वाला है, वो किराने के सामान का व्यापार कर रहा है, ठीक है। वो बाज़ार से खरीद रहा है उनको बेचने के उद्देश्य से, ठीक है। क्या, साबुन, निरमा या फिर किराने का जो भी सामान है, टॉफ़ी, कुरकुरे, ये सब चीज़ें माल कहलाती हैं। अगर एक मोबाइल का विक्रेता है, ठीक है, मोबाइल उसकी दुकान में बहुत सारे सजे हुए हैं, वो मोबाइल ही बेचता है, तो उसके लिए वो मोबाइल्स या एयरफोन्स या हेडफोन्स जो भी हैं वो सब चीज़ें उसके लिए माल कहलाएंगी। कोई फर्नीचर का विक्रेता है, फर्नीचर बनाता है फिर बेचता है, तो उसके लिए वो जो फर्नीचर है वो क्या कहलाएगा, माल कहलाएगा। ठीक है, तो व्यापार जिस चीज़ का किया जाता है उस चीज़ को, उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, माल कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या बोला था, मुद्रा और माल का हस्तांतरण। ठीक है, तो खरीदने से माल आया, पैसा गया, बेचने से पैसा आया और माल जा रहा है। ठीक है, से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों के अभिलेखन की कला और विज्ञान है। कितनी आसानी से बोला हमने कि इसी आने जाने को, व्यापार माल के और पैसे के, ये क्या है, सौदा है। इन्हीं सौदों को, इन्हीं लेन देनों को एक सिस्टम के हिसाब से अनुसार लेखा करना ही क्या है, पुस्तक पालन है, जो कि एक कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, आगे देखें हम। उपयुक्त परिभाषा दी गई है, मतलब ये परिभाषा किसी व्यक्ति ने दी नहीं है। ठीक है, ये एक सामान्य परिभाषा है जो हम बोल सकते हैं पुस्तक पालन के लिए। क्या है, वही खाता वह विज्ञान एवं कला है। सबसे पहली बात, विज्ञान भी है और कला भी है, जिसके द्वारा समस्त मौद्रिक व्यवहारों का लेखा, मौद्रिक व्यवहार, मौद्रिक मतलब सबसे खास बात यह है कि जो भी आ रहा है या जा रहा है, जो भी व्यवहार हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, वो मौद्रिक होना चाहिए। मौद्रिक मतलब उनकी वैल्यू जो है वो मुद्रा में, पैसे में मापी जा सकने वाली होनी चाहिए, केवल उन्हीं को लिखना है। ठीक है, हम हर एक वस्तु को मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मुद्रा में वैल्यू नहीं होती, जैसे किसी व्यक्ति की ईमानदारी। ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि ये 2 लाख के बराबर ईमानदार है, ठीक है, या 1 लाख के बराबर बेईमान है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। किसी व्यक्ति से लगाव, इससे हमें 1 लाख रुपए का लगाव है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये भावनाएं जो हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वस्तु में मुद्रा में वैल्यू नहीं कर सकते। तो जिन भी चीज़ों का मुद्रा में वैल्यू नहीं हो सकती उनको हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, वही खाते में उसकी एंट्री नहीं करना है। ठीक है ना। जिन चीज़ों को हम मौद्रिक रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम वही खाते में लिखेंगे। तो मौद्रिक व्यवहारों का लेखा हिसाब की पुस्तकों में, ये जो है ये क्या है, हिसाब की पुस्तकें हैं, वहियाँ हैं। विधिवत एवं नियम अनुसार किया जाना है। विधिवत मतलब
लेखांकन की जो विधियां हैं या फिर जो नियम कानून हैं उनके हिसाब से किया जाना चाहिए, जिनसे व्यापारी किसी भी समय अपने व्यापार की वित्तीय स्थिति एवं व्यापारिक परिणाम का ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। तो एक बिजनेसमैन के पास जब सब कुछ लेखा जोखा होगा कि कितना पैसा आया गया, खरीदा बेचा, तो आसानी से वो अपने बिजनेस की स्थिति कैसी है, अच्छी है या बुरी है, ये पता कर सकता है। और साथ में परिणाम मतलब कि लाभ हुआ या हानि हुई, इसको भी वो पता कर सकता है। आगे देखते हैं। इनने बोला पुस्तक पालन के मूल तत्व अथवा विशेषताएं। जैसे किसी व्यक्ति के गुण या विशेषताएं होती हैं ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ईमानदार है, वो बेईमान है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति की जैसी गुण या विशेषताएं होती, वैसी पुस्तक पालन की गुण या विशेषताएं हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले तो मौद्रिक रूप में लेखा। पुस्तक पालन करते समय हर एक ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, मतलब व्यापारिक सौदा, ठीक है, उस जिसको हम मुद्रा के रूप में वैल्यू कर सकते हैं या फिर उसका कन्वर्जन कर सकते हैं कि ये भाई इतने रुपए की चीज़ है, उसी को लिखना है बस। और मैंने बता ही दिया कि मौद्रिक व्यवहार जो हैं वो क्या होते हैं, तो जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सके वो उनका ही लेखा करना है। व्यापारिक सौदों का लेखा, तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन लेन देन हो रहे हैं, सौदे हो रहे हैं, केवल उन्हीं का लेखा किया जाना है। आप पर्सनली जा रहे हो, घर का रेंट दे रहे हो, इधर होटल में खाने जा रहे हो, ठीक है, कपड़े खरीद रहे हो, उनका लेखा नहीं करना है पर्सनल लाइफ का, ओनर की। केवल व्यापार में जो पैसा आ रहा है, जा रहा है, खर्च हो रहा है, उन सब का लेखा करना है, ठीक है ना। फिर नियमानुसार एवं नियमित लेखा, तो लेखांकन के जो नियम कानून हैं जो हमें आगे सीखना है, उनके हिसाब से ही हमें लेखा करना है। साथ में नियमित मतलब कंटिन्यू, रोज़ाना लेखा किया जाएगा पुस्तक पालन में, ठीक है, इन बुक्स में। सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग, तो ये जो वहियाँ हैं, ये जो बुक्स हैं, ये सभी व्यापारी प्रयोग कर सकते हैं। जिसको नहीं करना है, जिसका छोटा व्यापार है, वो ना करे, बाकी कर तो सभी व्यापारी सकते हैं इसका उपयोग। फिर क्या है? निश्चित वहियों में लेखा। निश्चित वहियों में लेखा मतलब कि अलग अलग बुक्स बनाई गई हैं। इसमें हम केवल जो माल बेचा है उधार में उसको ही लिखेंगे, इसमें हम केवल जो माल खरीदा है उधार में वही लिखेंगे, इसमें केवल इन सौदों का लेखा होगा। ये जो अगली वाली वही है, इसमें केवल ये चीज़ें लिखेंगे, खर्चे लिखेंगे, इसमें केवल इनकम लिखेंगे। तो अलग अलग रजिस्टर जो बना रखे हैं हमने, तो वहाँ पर जो हमने डिसाइड कर रखा है कि इसमें ये वाले लिखे, इसमें इस ग्रुप वाले लिखे, इसमें ये वाले ग्रुप के लिखे, सौदे लिखने हैं हमें। तो वैसे 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 हम अलग अलग बुक्स में अलग अलग कैटेगरी के लेखों को लिख सकते हैं। फिर क्या है? निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा। तो प्रणाली सिस्टम मैंने बता ही दिया कि लेखांकन का एक निश्चित सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से ही लेखा करना है जो हम आगे सीखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। फिर निश्चित उद्देश्य, तो भाई ये लेखा करने का उद्देश्य क्या है अपना? व्यापार की आर्थिक स्थिति को पता लगाना और साथ में उसको वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसका पता लगाना, इसकी वजह से हम ये लेखा कर रहे हैं। फिर पुस्तक पालन विज्ञान है और कला है, ये दोनों हैं। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि विज्ञान क्यों है और कला क्यों है, ठीक है। आगे देखते हैं पुस्तक पालन करने का उद्देश्य क्या है। ये जो है ये हम कर क्यों रहे हैं, इस चीज़ का भी तो पता करना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले व्यापारिक लेन देनों का लेखा रखना। तो बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सब का लेखा रखने के लिए हमने बुक्स बना रखी हैं, उनका हम लेखा पूरा हिसाब हम रखते हैं इन बुक्स में। फिर व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान संभव कराना। तो जब हमारे पास पूरा हिसाब लिखा हुआ होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, तब तो हम पूरे बिजनेस की आर्थिक स्थिति का पता लगा पाएंगे। अगर कुछ पता ही नहीं होगा कि कितना माल खरीदा था, कितने का बेच दिया, कितने पैसे बचे, मतलब प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हो गया, कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि आर्थिक स्थिति कैसी है व्यापार की, है ना। फिर क्या है? व्यापारिक प्रवृत्ति से अवगत कराना। व्यापार की प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है। हम किसी व्यापार को जाके फिजिकल रूप से ना देखें, मतलब किसी फैक्ट्री, कंपनी, बिजनेस को हम वहाँ जाके ना देखें अगर कि वहाँ चल क्या रहा है,
तो भी केवल उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बताया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, को उठा के हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि वो व्यापार कैसा है, करता क्या है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सब कुछ हम पता कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी कंपनी का नाम गूगल पे डालें, उसकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के उसको देख सकते हैं। उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि वो कंपनी करती क्या है, प्रॉफिट कितना होता है, उसको लॉस कितना होता है, कितना सेल किया, कितना परचेज़ किया, मतलब बेचा और ख़रीदा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फिर लिखा है लाभ अथवा हानि का कारण ज्ञात लगाना, कि लाभ हुआ तो किस वजह से हुआ। भाई उसकी वजह यही होगी कि खर्चे कम होंगे आपके, ठीक है, और बिक्री आपकी ज़्यादा हो गई होगी। और हानि हुई तो क्यों हुई, इसका भी पता लगाना पड़ेगा। अब क्यों लगाना है पता, क्योंकि भाई लाभ हुआ है तो उसके कारण जो होंगे अब हम उन पे और ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि और ज़्यादा लाभ होगा। अगर हानि हुई उसका कारण पता करेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि भाई इन वजहों की वजह से हानि हुई है, तो इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि हमें आगे जाके हानि ना हो। फिर करों का सही अनुमान लगाना, तो जब प्रॉफिट निकलेगा तो टैक्स निकलेगा, अगर सही प्रॉफिट निकलेगा तो सही टैक्स निकलेगा। अगर गलती से हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट या फिर गलत प्रॉफिट निकाल के दिखा दिया तो अपने हाथ से टैक्स का गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। हो सकता है आपको उतना टैक्स नहीं भरना था, लेकिन फिर भी आपने अकाउंटिंग को फॉलो नहीं किया, सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाला और आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ा, तो आपको नुकसान होगा। फिर व्यापारिक माल संबंधी ज्ञान की प्राप्ति, तो व्यापार में माल, गुड्स कितना है, कितना आया, कितना गया, इसकी पूरी जानकारी अपन को हो जाएगी। फिर क्या है, संपत्ति और दायित्वों का ज्ञान भी हो जाएगा। अब सर डाउट आता है, संपत्ति क्या होती है तो पता ही नहीं, दायित्व क्या होते हैं ये भी पता नहीं, तो आगे वो सीखने वाले हैं। तो आप ये याद रख लें कि सभी संपत्ति और सभी दायित्वों का ज्ञान हो जाता है। शॉर्ट में बता दूँ, जैसे एक व्यक्ति के पास उसका घर है, ठीक है, ज़मीन है, जायदाद है, वो उसकी संपत्तियां होती हैं। वैसे ही बिज़नेस के पास अगर कोई फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, मशीन है, बहुत सारी प्लांट लगा हुआ है बहुत बड़ा, तो वो उसकी संपत्तियां कहलाती हैं, ठीक है। और दायित्व क्या कहलाते हैं, दायित्व मतलब जो चुकाना है, मतलब किसी से अगर लोन वगैरह ले रखा है बैंक से, व्यक्ति से, ठीक है, या कुछ खर्चा हमने कर दिया उधारी में, उसको भी चुकाना बाकी है, तो वो सब दायित्व कहलाते हैं। तो कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं इनका हमें पता चल जाएगा बैलेंस शीट बना के। जो मैंने बताया था आपको, आर्थिक चिट्ठा, उसको बना के हम पता कर लेंगे कि संपत्तियां और दायित्व कितने हैं हमारे। व्यापारिक पूंजी की स्थिति का ज्ञान, पूंजी का कहलाती है। हमने जब वो किराने की दुकान ओपन की थी तो 1 लाख रुपए लगा के की थी, पिछले लेक्चर में 1 लाख रुपए लगा के की थी। वो जो 1 लाख रुपए हम बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, कौन, ओनर, जो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाता है वो कहलाती है पूंजी। तो व्यापार में कितनी पूंजी है उसकी स्थिति का भी पता चल जाएगा। फिर क्या है, व्यापारिक त्रुटियों का ज्ञान, बिज़नेस में कौन कौन सी गलतियाँ हो गई हैं या फिर लेखा करने में कौन कौन सी गलतियाँ हो गई हैं, उन गलतियों का भी पता चल जाता है। हो सकता है कोई घटना जो घटित हो गई या कोई ट्रांजैक्शन जो हो गया उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, भूल गए। तो जब हम आगे पुस्तपालन में से आगे की प्रोसेस करना चालू करेंगे तो वो गलती पकड़ में आ सकती है कि भाई हमने माल ख़रीदा था 1 लाख रुपए का, 1 लाख का ख़रीदा, पैसा हमारे पास से 1 लाख रुपए गया, लेकिन बुक में गलती से 1 लाख की जगह 80,000 रुपये का ही चढ़ा हुआ है। पता लगाओ कि वो जो 20,000 का जो बिल था वो कहाँ है, उसको लाओ, उस बिल को, उस बिल में से अपनी बुक्स में 20,000 रुपये का और माल ख़रीदा है, इसकी एंट्री करो, चढ़ा दो, लिख दो, ठीक है। इस तरीके से त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है। फिर व्यापारिक नीति निर्धारण में सरलता, सबसे ख़ास बात यह है कि बिज़नेस में हमारी स्ट्रेटजीज़, आगे उस बिज़नेस को चलाना कैसे है, ठीक है, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे करना है उसमें, उसकी बिक्री कैसे बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना कैसे है, सीधी बात बिज़नेस को ग्रोथ कैसे करना है।
ये हमें पता चलेगा इन्हीं हिसाब किताब की बुक्स में से। जब हम इन हिसाब किताब की बुक्स को बनाएंगे, ठीक है, आगे जाके हमें ये लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने में मदद करेंगी। फिर हम पूरे व्यापार में जो लेन देन हुए हैं उन सभी लेन देनों को संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि पूरे साल भर में इतना बेचा, पूरे साल भर में इतना खरीदा, इतने खर्चे हुए, इतना प्रॉफिट हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम एनालाइज कर सकते हैं कि हम में कमियां क्या क्या हैं, हमें सुधार कहाँ कहाँ करने हैं, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, इन चीज़ों पर कम ध्यान देना है। तो जब एक छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में पूरे व्यापार को हम जब देखेंगे ना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के ज़रिए, तो हम आगे के डिसीजन भी ले पाएंगे अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, लेखांकन अकाउंटिंग के बारे में। तो ये केवल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, शुरुआती तौर पे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी अपन को बताई जा रही हैं शुरुआत के 1, 2, 3 चैप्टर में लगभग, है ना। तो जो चीज़ें समझ में आ जाएं उनको समझ लें। वैसे तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो समझ में ना आई हो, लेकिन जो ना आई हो, कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, उस चीज़ को केवल अभी आप याद रख लें। वो आगे के वीडियोज़ में, आगे की जब भी अपन आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वो चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है ना। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डाउट पूछें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।